आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 54 में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 53, उसमें मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया। और व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है और उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, उसकी फुली डिटेलली जानकारी मैंने आपको दी है। उसकी डेरिवेशनली पार्ट भी मैंने आपको शॉर्ट आउट कराया है। तो आज हम जो हमारा न्यू टॉपिक है उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु, बोले तो मीटर ब्रिज। ये सेम व्हीटस्टोन सेतु की ही भांति एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध के मान की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर व्हाट इज मीटर ब्रिज, मीटर सेतु कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपके जहन में मीटर सेतु का नाम आते ही सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा याद आ जानी चाहिए कि सर एक ऐसी युक्ति जिसमें 1 मीटर लंबाई का क्या जुड़ा होता है, प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मीटर सेतु कैसी युक्ति हो गई, एक ऐसी युक्ति हो गई जिसमें 1 मीटर लंबाई का क्या जुड़ा होता है, प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाएगी, मीटर सेतु कहलाएगी। अरे बात समझ में। दूसरा, मीटर सेतु की सहायता से भी हम किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान की क्या करते हैं, गणना करते हैं। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली टॉपिक है, तो आप इसको प्रैक्टिकली ही समझो। अरे बात समझ में। तो जिस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार मीटर सेतु की सहायता से भी हम अज्ञात प्रतिरोध के मान की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। कहने का मतलब व्हीटस्टोन सेतु कब कार्य करने लगता है, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी कब कार्य करेगा, तभी कार्य करेगा जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गई छोटी सी बातें। सबसे पहले मीटर सेतु की परिभाषा। मीटर सेतु की परिभाषा हमने पढ़ी, एक ऐसी युक्ति जिसमें 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है भैया, मीटर सेतु कहलाता है। दूसरा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सामान्यतः इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, यानी कि मीटर सेतु की संरचना। मीटर सेतु की संरचना। तो देखो जनरली इसकी संरचना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजीली है, आप इसको याद ही रख सकते हैं। देखिए जनरली मीटर सेतु की जब संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम एक लकड़ी का स्टैंड यूज में लेते हैं। एक लकड़ी के स्टैंड पर हम 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार लगा देते हैं। तो हमने कोई भी एक लकड़ी का स्टैंड ले लिया और उस लकड़ी के स्टैंड पर हमने 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार लगा दिया। अब जहाँ पर हमने प्रतिरोध तार लगाया है, या तो उसके ठीक ऊपर या उसके ठीक नीचे क्या लगा होता है, एक मीटर पैमाना या मीटर स्केल भी लगा हुआ होता है, जहाँ पर हम संतुलित तार की लंबाई को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस लकड़ी के स्टैंड पर 2 रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं, 2 रिक्त स्थान होते हैं। एक को हम M के नाम से जानते हैं तो दूसरे को N के नाम से जानते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक लकड़ी के स्टैंड लिया, उस लकड़ी के स्टैंड पर हमने 1 मीटर लंबाई का कोई भी प्रतिरोध तार बांध दिया। अब यहाँ पर हमने जो तार बांधा है उसके ठीक ऊपर या नीचे 1 मीटर पैमाना लगा हुआ होता है, एवं इस लकड़ी के स्टैंड पर 2 रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, एक जो रिक्त स्थान होता है उसमें प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ होता है, और एक जो रिक्त स्थान होता है उसमें वह अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है जिसके मान की हमें क्या करनी होती है, गणना करनी होती है। ठीक है, एवं इसकी संरचना के अंतर्गत हम एक गैल्वेनोमीटर को भी यूज में लेते हैं। अब किसको कहाँ जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, किसके साथ जोड़ा है, वो मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये हमारे पास एक लकड़ी का स्टैंड है। 1 मिनट, यहां से देखिएगा। क्योंकि इसमें चित्र की ही वैल्यूशन है, आपके चित्र जितना अच्छा ढंग से समझ में आएगा, ये समझ लीजिएगा पूरा टॉपिक आपके वहीं की वहीं क्लियर हो गया।
ये पूरा एक लकड़ी का स्टैंड है जिस पर यह घटनाक्रम हो रखा है। यहाँ पर ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल सी है, ठीक है। तो टर्मिनल ए और सी के मध्य मैंने 1 मीटर लंबाई का कोई भी एक प्रतिरोध तार बांध दिया है, इसके ठीक ऊपर या नीचे, ठीक है ना। आपको जो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो मैं आपको बाकायदा मीटर ब्रिज की संरचना दिखाऊंगा, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। इसके ठीक ऊपर या नीचे यहाँ पर एक मीटर पैमाना लगा हुआ होता है। हो गया 1 मीटर लंबाई का पैमाना, ठीक है। ये रिक्त स्थान है, इसको मैं M कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं N। अब ये जो टर्मिनल A है और ये टर्मिनल C है, टर्मिनल A और C के मध्य हम एक बैटरी व एक कुंजी को क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट C। यहाँ पर ये टर्मिनल D होता है, ये रिक्त स्थान M N, चॉइस इज योर्स, आप चाहें जो नाम दे सकते हैं, मैंने M और N दे दिया है। अब देखो बेटा, ये जो फर्स्ट ब्लैंक पार्ट है, पहला जो रिक्त स्थान है, इस पहले रिक्त स्थान में थोड़ा ढंग से समझना आप इसको, है ना। इस पहले रिक्त स्थान में यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RB बोलते हैं। R से बना रेसिस्टेंस, B से बना बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है। और ये जो रिक्त स्थान N है ना बेटा, इस रिक्त स्थान N में एक अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है R4, जिसके मान की हमें क्या करनी होती है, गणना करनी होती है, ठीक है। ये एक हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को यूज में लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, एक ऐसा उपकरण जो दिशाओं का निर्देश धारा का क्या करता है, मापन करता है। इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को टर्मिनल D के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया भाई। गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को हमने टर्मिनल D के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा है ना बेटा, उसको हम जॉकी, जिसको हम सामान्यतः J से व्यक्त करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, जॉकी या बिसर्पी कुंजी, जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जॉकी या बिसर्पी कुंजी एक पैन नुमा आकार की एक डिवाइस होती है जिसको इस तार पर चलाया जाता है और जिसकी सहायता से हम संतुलित लंबाई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, दिस इज अ नॉर्मली कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, या आपके सामने मीटर सेतु की एक सामान्य सी संरचना मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। तो आप देख लीजिएगा और ढंग से समझ लीजिएगा, आपके एक बार में ही डायग्राम यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये मीटर सेतु होता है। इस मीटर सेतु पर हमने एक लकड़ी का स्टैंड लिया है। तो देखो, ये जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन आपको जो मैंने अभी बोर्ड पर ड्रॉ किया है ना, ये पूरा का पूरा एक लकड़ी के स्टैंड पर होता है। ये पूरी घटनाक्रम एक लकड़ी के स्टैंड पर होती है, ठीक है। एक लकड़ी के स्टैंड पर हम 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार जोड़ देते हैं। इसके ठीक ऊपर या नीचे 1 मीटर पैमाना लगा होता है, ठीक है ना, जहां पर हम वह लंबाई कैलकुलेट करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप देता है। ओके, आफ्टर ऑल इसमें 2 रिक्त स्थान होते हैं, एक M होता है और एक N होता है। रिक्त स्थान M में हम प्रतिरोध बॉक्स यानी कि RB को कनेक्ट कर देते हैं, और जो रिक्त स्थान N है उसमें हम उस अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसके मान की हमें क्या करनी होती है, गणना। हम देखते हैं कि इस पूरी संरचना में ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, पॉइंट A और C के मध्य एक बैटरी और एक कुंजी को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा हम एक गैल्वेनोमीटर को यूज में लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा टर्मिनल D के साथ कनेक्ट होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ कनेक्ट होता है। जहां पर ये जॉकी रखी हुई है उसको मैंने दे दिया बिंदु B, नाम दे दिया ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा A, B, C और D, 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चित्र आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल सी मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं वर्किंग मेथड, यानी कि मीटर सेतु की कार्यविधि। तो
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु जनरली किस पर कार्य करेगा बेटा? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो देखो बेटा, अब जो मैं इसकी थ्योरी आपको समझाने वाला हूँ ना, आप इसी थ्योरी के बेसिस पर मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना का एक प्रैक्टिकल जो कि आपके बोर्ड सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप यहीं से ही हल कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना। मीटर सेतु की कार्यविधि को समझने के लिए सर्वप्रथम हम परिपथ को बंद करते हैं। ठीक है, जैसे हमने परिपथ को बंद किया, परिपथ में कैपिटल I मान की धारा बहने लगती है। कर दिया हमने। यहाँ पर हम ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी की जगह पर हम सेल भी यूज़ में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सेल भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे हमने परिपथ को बंद किया तो परिपथ में कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित होने लगी। अब हम क्या करते हैं? अब हम सबसे पहले इस जौ के बसर्पी कुंजी को अपने हाथ में लेंगे। अब इस जौ के बसर्पी कुंजी को हाथ में लेने के पश्चात इसे सबसे पहले पॉइंट A पर टच कराएंगे और उसके बाद पॉइंट C पर टच कराएंगे। तो पॉइंट A पर और पॉइंट C दोनों टर्मिनलों पर जैसे हम अगर जो बसर्पी कुंजी को स्पर्श कराएंगे या टच कराएंगे तो हम गैल्वेनोमीटर का विक्षेप देखते हैं कि बिंदु A और बिंदु C पर जैसे ही जौ के बसर्पी कुंजी को टच कराने पर यदि गैल्वेनोमीटर परस्पर विपरीत दिशा में क्या देता है? विक्षेप देता है। तो आप समझ लीजिएगा आपका संयोजन सही है। अगर विक्षेप आपको एक दिशीय प्राप्त हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपके संयोजन में त्रुटि है। आ रही बात समझ में? तो जैसे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। ठीक है ना, इसके मिड में आपके पास प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना, इसका एक सिरा पॉइंट D के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरा है वो जौ के बसर्पी कुंजी के साथ कनेक्टेड है। आपने क्या किया? सबसे पहले जौ के बसर्पी कुंजी को पहले पॉइंट A पर टच कराया, फिर आपने कहाँ टच कराया है? पॉइंट C पर टच कराया है। इस कंडीशन में यदि गैल्वेनोमीटर परस्पर विपरीत दिशा में, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, अगर ये परस्पर विपरीत दिशा में विक्षेप दे रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपका संयोजन सही है। अगर आपका विक्षेप एक दिशा से प्राप्त हो रहा है तो आप समझ लेंगे कि आपके संयोजन में कहीं ना कोई एरर है। ठीक है, तो हम जैसे ही हमें परस्पर विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है तो हम यहाँ से मालूम चलता है कि हमारा संयोजन कैसा है? सही है। ठीक है, आफ्टर ऑल अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ से जौ के बसर्पी कुंजी को हाथ में लेते हैं और जौ के बसर्पी कुंजी को हाथ में लेने के पश्चात अब हम उसको धीरे धीरे इस प्रतिरोध तार पर चलाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कर दिया हमने प्रतिरोध तार पर चलाना प्रारंभ। अब जैसे हम उसको प्रतिरोध तार पर चलाना प्रारंभ करेंगे तो हम वह संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देता है? 0 विक्षेप देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये चौक थोड़ी देर के लिए मेरी चौकी हो गई। अब इसको मैं धीरे धीरे इस प्रतिरोध तार पर चला रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो मेरी संतुलित लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट पर आने के पश्चात गैल्वेनोमीटर ने 0 विक्षेप दिया है, तो मैं इस लंबाई को कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैं मान लूँगा सर ये लंबाई L सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? L सेंटीमीटर। अब पता नहीं है कितने सेंटीमीटर, मैंने L मान ली, तो मेरी संतुलित लंबाई कितनी हो गई? L सेंटीमीटर हो गई ना, हो गई ना। तो गैल्वेनोमीटर जिस लंबाई पर 0 विक्षेप देगा वो आपकी कौन सी लंबाई होगी? संतुलित लंबाई। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। माना संतुलित लंबाई स्मॉल L सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शेष बचे तार की लंबाई। तो ध्यान दीजिए बेटा, 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं? L सेंटीमीटर तो संतुलित लंबाई है, तो शेष बचे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। बोलो होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो शेष बचे तार की लंबाई हो जाएगी बच्चों 100 माइनस L सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे।
तो संतुलित लंबाई L सेंटीमीटर हो गई, तो शेष बचे तार की लंबाई कितनी हो गई 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है। आफ्टर ऑल माना प्रतिरोध तार, यानी कि वह प्रतिरोध तार जो इस मीटर सेतु में जुड़ा हुआ है 1 मीटर लंबाई का, माना प्रतिरोध तार की प्रति एकांक लंबाई, एल डॉट्स का मतलब लंबाई, शॉर्ट में लिखा है मैंने, माना प्रतिरोध तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। माना प्रतिरोध तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। ठीक है। तो संतुलित लंबाई का प्रतिरोध, अब यहां पर जो संतुलित लंबाई का प्रतिरोध है उसको मैं R1 से व्यक्त कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा है माना प्रतिरोध तार, यानी कि जितनी भी लंबाई का प्रतिरोध तार आपने जोड़ रखा है 100 सेंटीमीटर का, उसकी प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। तो बेटा जो संतुलित लंबाई का जो आपने तार निकाला है ना, ये संतुलित लंबाई है ना, इस संतुलित लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, एकांक लंबाई के प्रतिरोध का आप संतुलित जो बैलेंस लेंथ उसके साथ मल्टीपल करा दीजिए, तो संतुलित लंबाई का प्रतिरोध निकल कर आएगा कि नहीं। अब जो संतुलित लंबाई का प्रतिरोध आ रहा है ना बेटा, उसको मैंने कितने के बराबर मान लिया है, R1 के बराबर मान लिया। ठीक। उसके पश्चात शेष बचे तार की लंबाई का प्रतिरोध, तो शेष बचा जो तार है ना उसकी लंबाई के प्रतिरोध को मैं R2 से व्यक्त कर रहा हूं। किससे व्यक्त कर रहा हूं, R2 से। ठीक है बेटा। तो शेष बचे तार की लंबाई कितनी है, आप देख सकते हैं 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका प्रतिरोध निकालोगे तो रो इंटू 100 माइनस L सेंटीमीटर, सॉरी ओम। ठीक है। इसका रो एल और इसका कितना हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको, कि भाई जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे बात समझ में। अब जब ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करेगा तो आपने पढ़ाई है, व्हीटस्टोन सेतु से R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। अब इसमें अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है, R4। R1 आपने कैलकुलेट कर ही लिया, R2 आपने कैलकुलेट कर ही लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर R3 कहाँ से आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोध बॉक्स में से हम जितने भी प्रतिरोध को उपयोग में लेंगे वो कितने के बराबर होगा, R3 के बराबर होगा। जैसे कि मैं आपको तरीका बताता हूँ, प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे ग्रेडिंग होती है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो कोई 20 ओम का है, कोई 50 ओम का है, कोई 100 ओम का है, कोई 500 का है, 1000 का है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है ना। तो आपने जैसे मान लीजिए 1 ओम वाली डॉट यूज़ में ले ली, तो आपने कितना प्रतिरोध को उपयोग में लिया है, 1 ओम को लिया है। ठीक है ना। 2 ओम वाली ली है, ठीक है ना, तो आपने 2 ओम को ले लिया है। तो R3 का मान हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से। तो बेटा आपको अज्ञात प्रतिरोध R4 ज्ञात करना है ना। R4 कैसे ज्ञात करेंगे, मल्टीपल कराएंगे, R1 इंटू R4 बराबर में R2 इंटू R3, ऐसे देखेंगे आप। तो R4 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1। ठीक है। अब R4 अपनी जगह पर है, क्योंकि हमें R4 तो ज्ञात करना ही है। अब R2 देखो बेटा, R2 कहाँ दे रखा है आपको, रो इंटू 100 माइनस एल। तो रो इंटू 100 माइनस एल इंटू R3 बटे में R1। R1 आपको कितना दे रखा है, रो एल दे रखा है। रो से क्या कट जाएगा बेटा, रो। तो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का जो सूत्र निकल कर आ रहा है वो आ रहा है R3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 100 माइनस एल डिवाइड बाई स्मॉल एल। अरे बस समझ में। ये हो गया बेटा पूरा का पूरा मीटर सेतु, जहाँ पर हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। इसकी परिभाषा को पढ़ने के पश्चात हमने इसका सिद्धांत पढ़ा, सिद्धांत के बाद संरचना, संरचना के बाद हमने कार्यविधि और लास्ट में हमने क्या कर ली, कैलकुलेशन। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विभव मापी के बारे में। तो ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों, अगर हम विभव मापी के बारे में बात करें
तो आप ध्यान देंगे विभव मापी जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, आ रही बात समझ में? तो जिसका नाम ही विभव मापी है, तो आप ध्यान दीजिएगा जिसका नाम ही है विभव मापी, यानी कि विभव को मापने वाला। तो साहब हमने तो पढ़ा है गुरुजी, विभव को तो वोल्टमीटर के द्वारा भी मापा जाता है, तो ये कौन सा विभव मापी है? तो ध्यान रखना, विभव मापी और वोल्टमीटर अगर दोनों के माध्यम से विभव को मापा जाए तो एक्यूरेसी, वोल्ट की जो मापे गए मान की जो शुद्ध सात्विक मान है वो किसके माध्यम से प्राप्त होगा? विभव मापी की सहायता से प्राप्त होगा, ना कि वोल्टमीटर से। तो अगर अब हम बात करें पोटेंशियोमीटर के बारे में, विभव मापी के बारे में, तो हम पढ़ते हैं कि सर विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा को उपयोग में लिए बिना ही विभव का क्या करा देता है? यथार्थ मापन करा देता है। आ रही बात समझ में? ऐसा उपकरण क्या कहलाता है? विभव मापी। तो विभव मापी कैसा उपकरण हुआ भैया? विभव मापी एक ऐसा उपकरण हुआ जो किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा को उपयोग में लिए बिना ही किसका मापन करा देता है? विभव का यथार्थ मापन करा देता है। ऐसा उपकरण क्या कहलाता है भाई? विभव मापी। अब आपके 12th के बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है, इसका संरचना, इसका सिद्धांत, इसकी कार्यविधि, इसकी कैलकुलेशन सब कुछ दे रखी है। तो आप थोड़ा ढंग से सुनेंगे। तो विभव मापी की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब हम नॉर्मली पढ़ते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो आप देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। संरचना, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना? तो ज़रा ध्यान दें, वास्तविक जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। वैसे तो आपको लेबोरेटरी में देखने के बाद ही पता चलेगा, और मैं आपको वास्तविक क्या दिखा भी दूंगा होता कैसा है। ठीक है, 1 मीटर स्केल हो गया। देखिए, ये होता है वास्तविक विभव मापी, ठीक है। इसमें ये आपको दिखा रहा है, ऊपर दिख ही रहा होगा स्पष्ट रूप में, ये होता है मीटर स्केल। यहाँ आपको ये पॉइंट ए और बी दिखाई दे रहे होंगे। ये ए और बी यहाँ पर ये कहलाते हैं संयोजक पेच। ठीक है, यहाँ पर ये वायर लिपटे हुए हैं 1-1 मीटर लंबाई के, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं? मिश्र धातु से निर्मित तार। ये स्टैंड हो गया इसका धड़ाधार, और ये हो गए बेटा जॉकी या विसर्पी कुंज, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है वास्तविक विभव मापी की संरचना आपके सामने जो मैंने बनाई है। ये भी एक लकड़ी का स्टैंड होता है, इस पर भी लकड़ी के स्टैंड पर सबसे ऊपर एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जिस पर रीडिंग होती है ना दोनों दिशाओं से होती है। अब जैसे कि एक साइड से इधर है तो उधर से कैसे चलेगी? उल्टी चलेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है ना, दोनों दिशाओं से इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक वाली, तो ध्यान से सुन लेना, विभव मापी के अंतर्गत उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक वाली, बोले तो अल्फा मिनिमम, ठीक है ना। तो विभव मापी के अंतर्गत उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक वाली मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन, कांस्टेस्टाइन जैसी धातुओं से निर्मित तारों को उपयोग में लिया जाता है। इन तारों को 1-1 मीटर की लंबाई में एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजक पेच ए और बी के मध्य जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इन तारों के पैरेलल में एक मीटर स्केल जुड़ा हुआ होता है जहाँ से हम इनकी संतुलित लंबाई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जौ की या बिसर्पी कुंजी भी लगी हुई होती है जो कि संतुलित लंबाई को मापने का कार्य करती है, यानी कि उस पॉइंट पर जाकर उस पॉइंट या उस बिंदु को ये बताती है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देता है, 0 विक्षेप। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आफ्टर ऑल इस विभव मापी को आप किसी भी विद्युत परिपथ में यूज में कैसे लेंगे, तो इसका जो विभव मापी की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है वो कैसे बनता है, तो इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं। जैसे कि ये विभव मापी का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो आपने देखा कि ये पर ये संयोजक पेच ए है और ये बी है, क्लियर। तो यहाँ पर जो ये संयोजक पेच ए है ना, इसका जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, कैसा होगा, मैक्सिमम। और ये जो संयोजक पेच बी है ना, इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, मिनिमम। तो विभव मापी तार का उच्च विभव वाला सिरा तो हो गया ए और निम्न विभव वाला सिरा हो गया बी। तो आपसे कोई नॉर्मली कंस्ट्रक्शन पूछे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप उसको नॉर्मली बता सकते हैं कि सर एक लकड़ी का स्टैंड होता है, ठीक है, उस लकड़ी के स्टैंड पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न ताप प्रतिरोध गुणांक वाली मिश्र धातुओं से निर्मित जैसे कि मैग्नीन, कांस्टेस्टाइन से निर्मित हम तारों को उपयोग में लेते हैं। इन तारों को हम संयोजक पेच ए और बी के मध्य 1-1 मीटर की लंबाई का फेरा लेकर एक दूसरे के श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। इन तारों के पैरेलल में एक मीटर स्केल भी लगा होता है जो इनकी लेंथ को कैलकुलेट करने के काम आता है, आ रही बात समझ में। एवं इसके अंतर्गत एक जौ की बिसर्पी कुंजी भी लगी हुई होती है जो कि संतुलित लंबाई को मापने का कार्य करती है। और ये स्टैंड हो गया जिस पर ये टिका हुआ है, ठीक है। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, विभव मापी का विद्युत परिपथ, विभव मापी का विद्युत परिपथ, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। तो आप देखिएगा, किसी भी विभव मापी को जो हम विद्युत परिपथ के रूप में उपयोग में लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जो आपके सामने बना हुआ है। अब इसमें आपको 2 सर्किट दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये अज्ञात सेल होता है जिसके कारण यहाँ पर 2 परिपथों का निर्माण होता है जिन्हें क्रम से प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ। तो इसको तो हम कहेंगे प्राथमिक परिपथ, प्रा से बना प्राथमिक परिपथ, और ये जो बन रहा है ना बेटा, ये बन रहा है द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। यहाँ पर होता है ईपी, पी से बना प्राइमरी, ई का मतलब सेल, यानी कि जो प्राथमिक सेल है ना उसका विद्युत वाहक बल। ये होता है ईएस, या आप इसको E1 से भी व्यक्त कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो सेकेंडरी सेल का ईएमएफ या अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। ये होता है गैल्वेनोमीटर, ये होता है गैल्वेनोमीटर, या आप जिसे क्या कह सकते हैं बेटा, धारा मापी, ठीक है। ये होती है बेटा, आप जैसे कि आप परिचित हैं, ये चौकी या बिसर्पी
कुंजी, ठीक है। RH रेहोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। दिस इज प्लग, कुंजी, ये प्राथमिक सेल और ये द्वितीयक सेल। दिस इज गस टू नॉर्मल फेनोमेना ऑफ पोटेंशियोमीटर, अबाउट रिलेटेड दिस कंस्ट्रक्शंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपसे कोई पूछे कि भाई विभव मापी का विद्युत परिपथ आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपके जहन में तुरंत ये वाला डायग्राम आना चाहिए। देखो बिल्कुल नॉर्मल सीक्वेंस है, आप इसको आसानी से समझिएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें विभव मापी कहाँ है, हमें तो विभव मापी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ये जो वायर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला वायर दिख रहा है ना, यही क्या है, विभव मापी, जिसका ये हो गया उच्च विभव वाला सिरा A और B हो गया बेटा निम्न विभव वाला सिरा। ले लेना इस वायर को यूज में, तो ये विभव मापी हो गया, जिसका हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया A एंड लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया B। इसमें हम दो सेलों को यूज में लेते हैं। तो बेटा प्राथमिक परिपथ के निर्माण के लिए हम सेल, कुंजी एवं धारा नियंत्रक को विभव मापी के साथ श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। द्वितीयक परिपथ के निर्माण के लिए जो अज्ञात सेल होता है, उस अज्ञात सेल का जो धनात्मक सिरा है, उस धनात्मक सिरे को हम विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्ट करते हैं एवं ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को हम जौ के बेसर्पी कुंजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगामी जो जानकारी है विभव मापी के बारे में, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, उसकी जानकारी आपको अगले लेक्चर में दे दी जाएगी। थैंक यू।